हेलो एवरीवन। हमारा लेसन 6 चल रहा है जिसका नाम है फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी, खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं खाद्य मानकों, गुणवत्ता, शोध और व्यापार से संबंध अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते कौन से हैं। कि भोजन की सुरक्षा को बनाए रखना, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना और इस सुरक्षा और गुणवत्ता पे नए नए शोध करना, नए नए आविष्कार करना, रिसर्च करना और व्यापार को बढ़ावा देना, जिससे कि आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करना, जिससे कि देश की आर्थिक व्यवस्था स्ट्रांग होगी। तो इसके लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं, कुछ समझौते बनाए गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को भी हानि ना हो और जो इस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये इस प्रकार की योजनाएं बनाई गई है, इस प्रकार के संस्थान बनाए गए हैं। तो ये 3 प्रकार के संस्थान हैं, जो कि जिसमें पहला है कोडेक्स एलिमेंटेरिस कमीशन, CAC कहेंगे जिसे हम। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और तीसरा है विश्व व्यापार संगठन। स्टूडेंट्स, इसमें ये तीनों एक साथ भी पूछे जा सकते हैं और इसे एक एक करके भी पूछा जा सकता है। तो पहले हम कोडेक्स एलिमेंटेरिस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। यह जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल लेवल पे कार्य करती है, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य मानक, सुरक्षा, खाद्य तथा कृषि व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए स्थापित किया गया है। अब ये किस लिए स्थापित किया गया है कि लोग जो उपभोक्ता है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके, उन्हें खराब क्वालिटी का भोजन प्रोवाइड ना हो, उन्हें जो भोजन प्रोवाइड हो रहा है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल सही होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए और लंबे समय के लिए उपयोग में लिया जा सके। इस प्रकार से मानकीकृत निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इनकी स्थापना की गई है। 1999 में अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों की संख्या 166 सदस्य देश और सदस्य संगठन यूरोपीय समुदाय की थी। 1999 में इंटरनेशनल लेवल पे इसके अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 166 देश सम्मिलित थे, जिसके ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहा है। तो सभी देशों के सदस्य इसमें सम्मिलित थे, जिसमें कि 166 देश के लोग मिलके, सदस्य मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे थे। भारत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से एक सदस्य है। CAC खाद्य मानकों से संबंधित विकास कार्यों के लिए एकमात्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र है, जिसका अर्थ खाद्य नियमावली है। इसका क्या अर्थ है कि खाद्य से संबंधित कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उनको एक जगह सम्मिलित करके रखा गया है कि अगर यह व्यापार, हम भोज्य पदार्थों को देश के बाहर भेज रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भेज रहे हैं, तो कौन से नियम लागू किए जाएंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए खाद्य मानकों का एक संग्रह है। इन फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर जो मानकीकृत चिन्ह लगाए जाते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे मान्य होते हैं, वो पूरे विश्व में मान्य होते हैं। विभिन्न देश अपने राष्ट्रीय और मांगों के विकास के लिए कोडेक्स मांगों का उपयोग करते हैं और कोडेक्स इंडिया भारत के लिए राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क है। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में स्थित है। इसका जो ऑफिस है वो स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में स्थित है। यह राष्ट्रीय कोडेक्स समिति के सहयोग से भारत में कोडेक्स गतिविधियों को समन्वित और प्रोत्साहित करती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिल के काम करती है देश के लिए और इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, जिसके आधार पे खाद्य का निर्माण किया जाता है और खाद्य वस्तुओं को की गुणवत्ता को निर्धारित किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है और एक देश से दूसरे देश में इसे भेजा जाता है। सेकेंड पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन के अंतर्गत मानक संस्थानों का विश्वव्यापी गैर सरकारी संघ है। यह एक गैर सरकारी संगठन है जिसमें सरकार का योगदान नहीं रहता है। ये एक NGO की तरह काम करता है और इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है।
आईएसओ का मिशन वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय को सुसाध्य बनाने और बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के दृष्टिकोण से विश्व में मानकीकरण और संबंधित गतिविधियों के विकास को प्रोत्साहन देना है। अब इस एरिया में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो आगे में रिसर्च करते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी के आधार पे खाद्य पदार्थों की सुरक्षा की जाती है और आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रों में सहयोग मिलता है। इससे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहयोग मिलता है और एक देश से दूसरे देश के जो संबंध है वो भी अच्छे होते हैं। और इस आधार पे कुछ मानकीकृत चिन्ह निर्धारित किए गए हैं जो भोजन की सुरक्षा की गारंटी लेता है और इस व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करता है। आईएसओ द्वारा किया गया कार्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में परिणित हो जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रकाशित होते हैं। अब इनके ऊपर रिसर्च की जाती है और बहुत सारे पेपर पब्लिश किए जाते हैं कि क्या क्या रिसर्च वर्क चल रही है, नए कौन सी खोज की गई है। इन सारे बातों को प्रकाशित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पे। आईएसओ 9000 गुणवत्ता आवश्यकताओं को एक अंतर्राष्ट्रीय संकेत चिन्ह है। यह एक सिंबल है जो कि आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो यह जो सिंबल है यह एक अंतर्राष्ट्रीय संकेत है। अगर भारत के किसी प्रोडक्ट के ऊपर ये निशान लगा है तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बेचा जा सकता है। मतलब यह निर्धारित करता है कि ये बिल्कुल सही है, इसकी गुणवत्ता बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सुरक्षित खाद्य पदार्थ है। यह किसी संस्था के गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित होता है। इन मानकों को अपनाना स्वैच्छिक होता है। यह एक गैर सरकारी संस्था है तो इसमें जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो स्वैच्छिक स्तर पे किए जा रहे हैं। इसमें जो क्वालिटी मैनेजमेंट से संबंधित जितने भी काम हैं वो स्वैच्छिक काम होते हैं, अपनी इच्छा से किए हुए काम होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर सरकार का कोई रोल नहीं होता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अपने लेवल पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारा प्रश्न बनता है कि कोडेक्स और आईएसओ में अंतर क्या है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको अलग अलग भी पूछी जा सकती है कि कोडेक्स किसे कहते हैं, ये किस प्रकार से कार्य करती है, इसका क्या उद्देश्य है, और आईएसओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, और इन दोनों का अंतर भी पूछा जा सकता है। तो आप दोनों तरीके से ही अपनी तैयारी रखें। अब हम इसका अंतर पढ़ते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो कोडेक्स जो है वो राष्ट्रीय नियमों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह एक सरकारी संस्था है, जबकि आईएसओ जो है वो स्वैच्छिक संस्था है। दूसरा है परिवर्तन बहुत धीमे होते हैं। यह जो कोडेक्स है इसमें जितने भी चेंजेस किए जा रहे हैं, इसमें जो चेंजेस लाए जाते हैं वो बहुत स्लो प्रोसेस से होते हैं, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे काम करना होता है। पहले हर बात की प्रमाणिकता को सिद्ध करना होता है कि जो भी बात कही जा रही है वो बिल्कुल प्रमाणिक है और उसके ऊपर पूरी रिसर्च हो रखी है। तो इसके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं। पर आईएसओ में जो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है उसमें प्रत्येक 5 वर्ष के बाद मानकों का पुनर्वलोकन होता है। मतलब जो कार्य किए जा रहे हैं, जो मानकीकृत चिन्ह डिसाइड किए जा रहे हैं, हर 5 साल में उनमें संशोधन किया जाता है, उनके ऊपर अवलोकन किया जाता है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि ये अभी सही है, क्योंकि हर समय हर साल परिस्थितियां परिवर्तित होती जाती है। तो जो भी रिसर्च है उसमें क्या नए परिवर्तन आते हैं उनका अवलोकन किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज अल्पमत स्वीकृत पद्धतियों का वर्णन करता है और जो आईएसओ है वो वर्तमान मानक औद्योगिक पद्धतियों का वर्णन करता है। अल्पमत स्वीकृत पद्धतियों का वर्णन करना यानी कि इसमें जब काम किया जाता है तो सभी से उनकी राय पूछी जाती है कि ये परिवर्तन किया जाए या ना किया जाए। पर जो आईएसओ है वो स्वैच्छिक संस्था है तो उसके अंदर 5 साल में सारा ऑब्जर्वेशन किया जाता है और उसके बाद उसके अंदर जो चेंजेस लाने होते हैं वो उसके अंदर लाए जाते हैं। और करंट सिचुएशन क्या है उसके आधार पर जो इंडस्ट्री के अंदर, फूड इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी परिवर्तन हैं वो इसके अंदर किए जाते हैं। तो ये इन दोनों के अंदर स्टूडेंट्स अंतर है। अब हम थर्ड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन।
तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम कहेंगे WTO। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1955 में हुई थी, और WTO का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि व्यापार के समझौतों को लागू करना, व्यापार के झगड़ों को निपटारा करना, देशों के व्यापार नीतियों के मुद्दों में सहायता करते सजगतापूर्ण स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करना, पूर्वानुमान के साथ व्यापार को चलाने में सहायता करना। तो इसकी स्टूडेंट्स ये आपसे अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं कि तीनों का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अलग अलग पूछा जा सकता है, और एक एक करके भी पूछा जा सकता है। और इसमें पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस क्या है। जैसे WTO का स्थापना दिवस है 1955 है, और इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका निर्माण क्यों किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो WTO का निर्माण क्यों किया गया था, उसके पीछे क्या उद्देश्य था, व्यापार के समझौतों को लागू करना। एक देश दूसरे देश के साथ जब व्यापार कर रहा है तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस रखी जाती हैं, उनको लागू करना। जैसे आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जब भी बाहर का कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इंडिया में आते हैं तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो उनके साथ कुछ व्यापार के समझौते करते हैं। तो खाद्य इंडस्ट्री में जो फूड इंडस्ट्री है उसमें क्या समझौते किए जा रहे हैं वो सब विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत किया जाता है। इसमें जो अब जहाँ पे काम किया जा रहा है वहाँ पे कुछ झगड़े भी हो सकते हैं, तो उन झगड़ों का निपटारा करना, देश में नई व्यापार नीतियों को लागू करना, उनके ऊपर काम करना और सभी देशों की सहमति के साथ काम करना, और किस प्रकार से वो व्यापार चलाया जा रहा है उसका पूर्वानुमान लगाना, यानी कि इसमें कितना फायदा हो रहा है, इसमें कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, और इस व्यापार को और किस तरीके से विस्तृत किया जाए, फैलाया जाए, एक्सटेंड किया जाए, इन सब पॉइंट्स के ऊपर WTO के अंतर्गत काम किया जाता है। WTO में वस्तुएं, सेवाएं और बौद्धिक संपदा शामिल है। मानकों को अपनाने और लागू करने पर जोर देने के लिए एक सुदृढ़ खाद्य नियंत्रण तंत्र की आवश्यकता है। अब इसके लिए एक फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। इस सिस्टम के अंतर्गत दो चीजों का ध्यान रखा जाता है, दो नियंत्रण प्रणालियों को रखा गया है। पहला है खाद्य निरीक्षण, जिसे हम कहेंगे फूड इंस्पेक्शन। फूड इंस्पेक्शन क्या है, मतलब जो खाना है, जो भोज्य पदार्थ हैं, उनका निरीक्षण किया जाए कि वो सही गलत किस प्रकार से बनाए जा रहे हैं, उसमें कोई कमी तो नहीं है, या अगर कोई कमी है तो उसे किस प्रकार से सुधारा जाए, और किस लेवल के ऊपर उस पर निरीक्षण किया जाता है ये देखेंगे। तो पहला है खाद्य निरीक्षण, और दूसरा है विश्लेषणात्मक क्षमता। जो विश्लेषण करना यानी कि उसको एनालिसिस करना, हर चीज के ऊपर रिसर्च करके देखना। तो अब हम इन दोनों प्रणालियों के बारे में जानेंगे जो कि विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत इस सिस्टम के अंतर्गत आती है। पहला है खाद्य निरीक्षण करना। फूड इंस्पेक्शन के अंतर्गत उत्पादों की मांगों के साथ समरूपता को निरीक्षण द्वारा सत्यापित किया जाता है। देखो दोबारा से समझना इसको, उत्पादों की मांगों के साथ साथ जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कितनी है उसका निरीक्षण करना, और सत्यापित करना कि सच में इतनी डिमांड है या नहीं है, कहीं मार्केट में कोई गलत काम तो नहीं किया जा रहा, उस प्रोडक्ट के साथ कोई मिलावट तो नहीं की जा रही है और फिर नाम चेंज करके उसको आगे बेच दिया जाए। तो इन सब चीजों को सत्यापित किया जाता है, समय समय पर उनका निरीक्षण किया जाता है। इससे सुनिश्चित होता है कि खाद्य पदार्थों का उत्पादन, हस्तन मतलब कितना उत्पादन किया जाए, उसकी हैंडलिंग किस प्रकार से की जाए, संसाधन भंडारण उसका स्टोरेज कैसे किया जाए, और उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया जाए, इसके हेतु कानून बना जाए और उनका पालन किया जाए। इस हेतु सरकार नगर परिषद के प्राधिकारी खाद्य निरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। यह एक इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा कुछ निरीक्षकों की जो ऑब्जर्वर होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। वो प्रयोगशालाओं में, लैब्स में काम करते हैं और खाद्य पदार्थों के मानकों के साथ उनकी गुणवत्ता और समरूपता की स्थिति का निर्धारण करते हैं। लैब में रिसर्च की जाती है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी गुणवत्ता बिल्कुल सही है, और उनका भंडारण की प्रक्रिया, उनके डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया, इन सभी प्रक्रियाओं के ऊपर काम किया जाता है और उनको सत्यापित किया जाता है। सेकंड है विश्लेषणात्मक क्षमता।
विश्लेषणात्मक क्षमता किसे कहेंगे? विश्लेषणात्मक क्षमता खाद्यों के विश्लेषण के लिए हर प्रकार के सुसज्जित और सरकारी मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होती है। इसमें भी लैब्स होती हैं जिनमें रिसर्च की जाती है। इसके अतिरिक्त भली भांति प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है, जिन्हें प्रयोगशाला प्रबंधन के सिद्धांतों और भौतिक, रासायनिक और सूक्ष्म जैविक विश्लेषण, खाद्य और खाद्य उत्पादों के परीक्षणों का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि जो होम साइंस है उसमें खाली घरेलू चीज़ों का ही नहीं बताया जाता है, इसमें पूरी साइंस की पढ़ाई होती है, जिसमें कि साइंस के सभी जो ऑब्जेक्ट्स, जो सब ब्रांचेज हैं उनको भी पढ़ाया जाता है, जैसे भौतिक, रासायनिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब को भी पढ़ाया जाता है। और इसके ज्ञान के बारे में जो व्यक्ति रिसर्च कर रहे होते हैं उन्हें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। खाद्य संदूषण, पर्यावरणीय रसायनों, जैव आविशों, रोगजनक जीवाणु, खाद्य जनित जीवाणु और रोग जीवाणु और परपोषियों का पता लगाने की विश्लेषण क्षमताओं की आवश्यकता होती है। हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि कौन से परपोषी हैं, किस प्रकार से फूड इन्फेक्शन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग कैसे हो जाती है, कौन से रसायन हैं जिनका फूड के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से खाने में विष उत्पन्न होने लग जाता है, कौन से रोगजनक जीवाणु हैं जो भोज्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं या भोजन लेने के बाद वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सभी बातों का सारा ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, जो कि रिसर्च कर रहे हैं वो ये ट्रेंड लोग होते हैं, अपना पूरा डिग्री लिए हुए होते हैं, ट्रेंड होते हैं और ये इस टॉपिक के ऊपर पूरा रिसर्च करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को हम विश्लेषणात्मक क्षमता कहते हैं, जो कि एक फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इसमें कि खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों का वर्णन कीजिए। कौन कौन सी खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है? तो ये 3 प्रकार की प्रणालियां हैं। पहली है उत्तम निर्माण पद्धतियां, जिसे हम कहेंगे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जिसे GMP कहेंगे। दूसरा है उत्तम हस्तन पद्धतियां, गुड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, जिसे GHP कहेंगे। और तीसरा है संकट विश्लेषणात्मक महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु, जिन्हें हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स HACCP कहेंगे। तो ये 3 प्रणालियां हैं जिनके अंतर्गत कार्य किया जाता है। इनका निर्माण क्यों किया गया है? खाद्य संकट आहार श्रृंखला के किसी भी चरण में उसमें प्रवेश कर सकता है, अतः संपूर्ण आहार श्रृंखला के अंतर्गत पर्याप्त नियंत्रण आवश्यक है। ये इस लाइन का क्या मतलब है कि खाद्य संकट जो फूड हैजार्ड्स है ना, वो किसी भी चरण में हो सकते हैं। वो उत्पादन के दौरान हो सकते हैं, हैंडलिंग के दौरान हो सकते हैं, स्टोरेज के दौरान हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान हो सकते हैं। तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। उस कंट्रोलिंग के लिए ये 3 प्रकार की पद्धतियां अपनाई गई है। पहली है उत्तम निर्माण पद्धतियां, जैसा कि इस डेफिनेशन से पता चल रहा है कि इसका अर्थ होगा कि जब निर्माण किया जाता है, जब प्रोडक्शन किया जाता है किसी भी उत्पाद का, तो उस समय सही मेथड से, सही टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाना चाहिए। इसे हम कहेंगे GMP। उत्तम निर्माण गुणवत्ता आश्वासन का एक भाग है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए है कि निर्माता संसाधन यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही उपाय करें कि उसके उत्पाद सुरक्षित हैं। इससे संदूषण को कम करने या दूर करने या गलत लेवल लगाने से बचने में मदद मिलती है। इससे उपभोक्ताओं को उत्पादक हानिकारक नहीं रहते हैं और खरीदने से गुमराह होने से बचाया जा सकता है। निर्माताओं उत्पादकों द्वारा अनुपालन और निष्पादन करने में सहायता करने हेतु GMP व्यावसायिक माध्यम है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसपे ऑब्जर्व करके रखा जाता है कि जिस समय फूड प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उत्पादन के दौरान वो बिल्कुल सुरक्षित है, उनमें किसी प्रकार का संदूषण नहीं किया गया है। और उसके ऊपर जो लेबलिंग की गई है, लेबलिंग करने का अर्थ है कि जो ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है बाहर की तरफ, वो बिल्कुल सही है, वो प्रमाणित है, उसमें कोई भी प्रकार का झूठ नहीं है या गलत तरीका से नहीं किया गया है। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है, जिस दिन वो बनाया गया है, वो ही लिखा जाएगा। जिस दिन उसकी तिथि समाप्त हो रही है खाद्य पदार्थ की, वो भी सही प्रकार से लिखी जाएगी। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज किए जा रहे हैं, उन इंग्रेडिएंट्स की कितनी कितनी मात्रा है,
ये सारी व्याख्या सत्यापित तरीके से की जाती है और इस पद्धति को हम कहते हैं उत्तम निर्माण पद्धति। सेकंड पॉइंट इज उत्तम हस्तन पद्धतियाँ। उत्तम हस्तन पद्धतियाँ यानी कि जो हैंडलिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से किया जा रहा है, जो हैंडलिंग मेथड है, हैंडलिंग मेथड किसे कहेंगे कि यह एक व्यापक अधिगम है। मतलब ये एक सीखने की चीज है कि जब खेत से लेके भंडार करने तक का जो प्रोसेस है उसमें जोखिम के संभावित स्रोतों को पहचान करता है और बताता है कि संदूषण के खतरे को कम करने के लिए क्या कदम उठाने होंगे और क्या विधियां अपनानी होंगी। जैसे कि अगर उत्पादन हो रहा है उस दौरान, अभी आपने देखा कि इस साल 2020 में टिड्डी दल का ने आक्रमण कर दिया था फसलों के ऊपर, तो पहले से ही ये निर्धारित किया जाए कि इस प्रकार फसलों को खराब होने से कैसे बचाया जा सके, या बारिश का मौसम है तो भंडारण किस प्रकार से किया जा सके, और जब भंडारण किया जा रहा है तो उसमें जीव जंतुओं से उसको किस प्रकार से बचाया जा सके, यानी कि उसकी हैंडलिंग किस प्रकार से की जा रही है, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। और जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, हैंडलिंग की जाती है, तो जिन लोगों के द्वारा की जा रही है वो बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए और वो सभी स्वस्थ आदतों को अपनाने चाहिए। जैसे हाथ धोने की प्रक्रिया है, हाथों में ग्लव्स पहनना है, कैप पहनना है, जिससे कि बाहरी जो खराब सामान है वो उस भोज्य पदार्थ में ना मिल सके, खाद्य पदार्थ में ना मिल सके और उसमें विषाक्तता उत्पन्न ना कर सके। तो हैंडलिंग प्रोसेस बहुत सही होना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो है उसमें हैंडलिंग प्रोसेस के ऊपर कार्य किया जाता है। थर्ड पॉइंट है संकट विश्लेषण क्रांतिक नियंत्रण बिंदु। खाद्य की सुरक्षा का आश्वासन देने का एक साधन है जो HCCB खाद्य निर्माता और भंडारण के लिए एक उपागम है, जिसमें कच्ची सामग्री और एक विशेष प्रक्रम के प्रत्येक चरण पर विस्तार से ध्यान दिया जाता है, जिससे कि रोगजनक सूक्ष्म जीवों और अन्य खाद्य संकट के विकास में योगदान के लिए उनकी क्षमता का आंकलन किया जा सके। अब इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जब से रॉ मटेरियल से लेके और लास्ट जो चरण होता है उसके हर एक चरण पे ध्यान दिया जाता है कि जो खाद्य पदार्थ बन रहे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार के सूक्ष्म जीवियों का नहीं पनपने चाहिए और खराब नहीं होने चाहिए, और उनकी क्षमता का आंकलन करना, मतलब कि वो कब तक टिकाऊ रहेगा, कब तक उसको सुरक्षित रखा जा सके, ये सब सम्मिलित है। संकटों की पहचान, कच्ची सामग्री एकत्रित करना, निर्माण, वितरण, खाद्य उत्पादों का उपयोग, आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण के समय होने वाले संकटों की संभावना का आंकलन और संकटों के नियंत्रण के लिए उपाय बताना है। जो भी इस दौरान इस पूरी श्रृंखला के दौरान जो संकट उत्पन्न होते हैं, यानी कि खेत में उपज से लेके भंडारण वितरण तक जो भी संकट उत्पन्न होते हैं उन पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सके, उनको ऑब्जर्व करना, उनको नियंत्रित करना, उसके लिए उपाय बताना, ये सारी प्रक्रियाएं इस सिस्टम के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HACCP का क्या महत्व है या इसकी क्या आवश्यकता है, इसका निर्माण क्यों किया गया है। तो इसका निर्माण क्यों किया गया है और इसकी क्या महत्ता है। यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का उपागम है कि जो भी खाद्य पदार्थ बनाया गया है यह गारंटी दी जाती है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, ये सुनिश्चित कर लिया जाता है। दूसरा है प्रत्येक तैयार उत्पाद का निरीक्षण और परीक्षण महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिक से अधिक समय लगाने वाला और महंगा है। ये जो सिस्टम है इसके अंतर्गत निरीक्षण किया जाता है, परीक्षण किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है। जब भी कोई प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो ये बहुत महंगा पड़ जाता है और ये बहुत लंबा टाइम ले लेता है तथा समस्याएं तभी पकड़ में आती है जब वे उत्पन्न हो जाते हैं। इसके विपरीत HCCP अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन या निर्माण के लिए किसी भी स्तर पर जब समस्या उत्पन्न होती है तभी उचित कार्रवाई करके हमें खतरों की पहचान करने के लिए सक्षम बनाती है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि इस पूरे सिस्टम के अंतर्गत हर एक क्षेत्र के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्ट, इतनी बड़ी मात्रा में अगर प्रोडक्ट बन जाएगा और हमें लास्ट में उसका कोई नेगेटिव पॉइंट मिलता है तो वो सारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। इससे वेस्टेज ऑफ मनी, टाइम और जो कार्यशक्ति जिन लोगों ने उसको बनाया है वो सब वेस्ट हो जाएगी। इसलिए
हर एक स्टेप के ऊपर, हर एक श्रृंखला और चरण के ऊपर निगरानी रखी जाती है, अवलोकन किया जाता है। थर्ड पॉइंट है कि यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उत्पादकों, संसाधकों, वितरकों और निर्यात करने वालों को संसाधनों का उपयोग प्रभावशाली तरीके से करने के सक्षम बनाती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यह खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो भोजन बन रहा है, जो खाद्य उत्पाद बन रहे हैं, उन उत्पादकों, संसाधकों, वितरकों, जो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, उन्हें ये जो नियमावली है, मतलब जो रूल्स बनाए गए हैं, वो सक्षम बनाते हैं। क्योंकि अगर हम कभी भी कोई भी काम रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ करते हैं ना, तो उसमें कोई गलती नहीं होती है। तो ये जो बनाने से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक की प्रक्रिया है और दूसरे देश में भेजना और दूसरे देश से मंगाने की प्रक्रिया है, यह सब नियमों और कानून के आधार पर की जाती है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके और जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो बिल्कुल क्वालिटी वाइज बिल्कुल सही होते हैं। ऐसे FSA 2006, HACCP, GMP और GHP के माध्यम से खाद्य सुरक्षा का प्राथमिक उत्तरदायित्व उत्पादकों और आपूर्ति करने वालों पर प्रभाव डालना है। यह उपभोक्ता संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। यह जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सम्मिलित रूप से भी काम करते हैं और ये आपस में कोऑर्डिनेशन रखते हैं, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन से काम किया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और हर एक स्टेप के ऊपर इंस्पेक्शन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जिससे कि व्यापार सही प्रकार से चल सके। यह नियमित रूप से उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों को आश्वासन देता है। जो भी फूड प्रोडक्ट हैं, वो सही क्वालिटी से बनाए जा रहे हैं, उनको पूरा आश्वासन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के क्षेत्र में कार्य क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। अब जो फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी है, कौन कौन से कार्य क्षेत्रों में कार्य किया जा सकता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो भारत खाद्य संसाधन के क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। जैसे जैसे विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उन्नति हो रही है। भारत में खाद्य उद्योग समय घरेलू उत्पादन में 26% की हिस्सेदारी रखता है और आने वाले वर्षों में विकास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। इसमें बहुत ज़्यादा कार्य किया जा रहा है और अब ये जो काम किए जा रहे हैं, तो आने वाले समय में जो फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी है, वो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिला है, परंतु इसके साथ ही स्वच्छता और पादप स्वच्छता संरक्षण के संदर्भ में कहें तो उपयुक्त सुरक्षा प्राप्त करने का उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। अगर इतना सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हाइजीन का ध्यान रखना और हमारे एनवायरनमेंट का ध्यान रखना पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि जितने भी उद्योग हैं, उनसे जो वेस्ट मटेरियल जा रहा है, वो एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करना चाहिए, उससे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो बनाने वाले लोग हैं, उत्पादन करने वाले लोग हैं, ये उनका उत्तरदायित्व है। इसके परिवर्तित हो रहे परिवेश ने क्षेत्र में कार्य अवसरों को बढ़ा दिया है और जीविका के विकल्प अवसरों में वृद्धि की है। अब इस क्षेत्र में कार्य करने में बढ़ावा मिल रहा है और इसमें जो करियर अपॉर्चुनिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कहाँ कहाँ और कौन से एरिया में काम कर सकते हैं, वो इस प्रकार है। जो व्यावसायिक क्षेत्र को अपनी जीविका का साधन बनाना चाहते हैं, जो खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता में अपने करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें खाद्य संसाधन और संरक्षण, खाद्य विश्लेषण और गुणवत्ता नियंत्रण में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर, खाद्य संसाधन पे, खाद्य और संरक्षण पे, खाद्य विश्लेषण पे और गुणवत्ता नियंत्रण पे, क्वालिटी कंट्रोल किस प्रकार से किया जा सके, इसके ऊपर पूरा नॉलेज होना चाहिए। यह भी वांछनीय है कि वे खाद्य सूक्ष्म जैविकी, खाद्य कानून और संवेदी मूल्यांकन में भी निपुण हो। उन्हें माइक्रोबायोलॉजी के बारे में और जो फूड लॉ है उनके बारे में और जो संवेदी मूल्यांकन है, सेंसरी इवैल्यूएशन है, उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।
व्यवसायियों को सुव्यवस्थित स्वास्थ्य एजेंसियों में खाद्य विविधकर्ता, विधिकर्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य विश्लेषण, सार्वजनिक विश्लेषण के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। अब और कहाँ-कहाँ कार्य कर सकते हैं इस व्यवसाय में? जो खाद्य विधिकर्ता हैं, जो लॉ बना रहे हैं, उनके रूप में कार्य करना, फूड सेफ्टी के जो अधिकारी हैं उनके रूप में कार्य कर सकते हैं, जो निरीक्षक हैं, जो इंस्पेक्शन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं खाद्य सुरक्षा के दौरान, खाद्य विश्लेषण, एक एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, रिसर्च करना, नए नए खोज करना, ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो इन सब ये सारा इस व्यवसाय में कार्य क्षेत्र किया जा सकता है, कार्य क्षेत्र में अपना करियर बनाया जा सकता है। व्यावसायिक स्वैच्छिक एजेंसियों जैसे एगमार्क, BIS और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में भी कार्य कर सकते हैं। हमने आगे एगमार्क के बारे में पढ़ा था कि ये एक स्वैच्छिक संस्था है जो कि कृषि उत्पादों का निर्माण के लिए मानकीकृत चिन्ह लगाया जाता है। BIS और गुणवत्ता नियंत्रण जो क्वालिटी कंट्रोल है उसके ऊपर जो लैब्स में काम किया जाता है उसमें कार्य कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर और बहुत शॉर्ट टर्म के कोर्सेज भी हैं जिसमें वो ट्रेनिंग लेके खाद्य लेखा परीक्षक के रूप में भी कार्य कर सकता है। इसके अलावा बड़े उद्योग, वायुयान के रसोई घरों में उनकी गुणवत्ता नियंत्रण इकाइयां, क्योंकि जैसे अब एरोप्लेन है तो वायुयान की जो रसोइयां हैं वहाँ पे इतने बड़े लेवल पे एक साथ फूड बनाया जाता है, तो अगर वो फूड की क्वालिटी सही नहीं होगी तो उस दौरान जो व्यक्ति उन्हें खा रहे हैं वो बीमार पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले वो लोगों को देने से पहले उसकी गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है, तो वहाँ पे भी ये लोग कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज खाद्य उद्योग में और कहाँ-कहाँ कार्य किया जा सकता है? HACCP के आंकलन के लिए आंतरिक खाद्य लेखा परीक्षक के रूप में कार्य किया जा सकता है। गुणवत्ता नियंत्रक प्रबंधक के रूप में कार्य किया जा सकता है, जो कि भोजन की क्वालिटी कंट्रोल करने का कार्य करता है, उसका निरीक्षण करता है। गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में विश्लेषक के रूप में कार्य किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा प्रबंधक और ACC टीम के सदस्य के रूप में कार्य किया जा सकता है। जैसे स्टूडेंट्स, आपने बहुत बार सुना होगा कि जैसे त्योहार आते हैं तो बहुत बार होता है कि हर कई खाद्य उस पे जहाँ पे फूड बनाया जा रहा है वहाँ पे छापे लगाए जाते हैं, छापे मारे जाते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि हाँ, ये करने वाले कौन होते हैं। ये पूरी टीम होती है, एक प्रबंधन कमेटी होती है जो कि यह देखना चाहती है कि कहीं कोई मिलावट तो नहीं कर रहा है भोज्य पदार्थों के अंदर। तो समय समय पर ये निरीक्षण का काम करते हैं। HACCP को लागू करने के लिए ट्रेनर के रूप में अब जो लॉज बनाए जा रहे हैं और लोगों को किस प्रकार ट्रेनिंग की दी जाए, लोगों को किस प्रकार इस व्यवसाय से संबंधित जानकारी दी जाए, इसके लिए एज ए ट्रेनर के रूप में काम किया जा सकता है। शोध और विकास विभाग में काम किया जा सकता है। बहुत सारी रिसर्च की जाती है, डेवलपमेंट्स किए जाते हैं इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। तो यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च होती है, नए नए रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं, तो इसमें कार्य किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, लास्ट क्वेश्चन इज, खाद्य गुणवत्ता के लिए स्वरोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों का वर्णन कीजिए। इससे पहले जो हमने पढ़े स्टूडेंट्स, वो तो सरकारी लेवल पे काम किए जाते हैं, सरकार के द्वारा काम दिए जाते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो है कि हम इसमें स्वरोजगार में कहाँ अवसर प्राप्त कर सकते हैं और एज ए एंटरप्रेन्योर बन के किस प्रकार से कार्य किया जा सकता है, यानी कि हम अपना खुद का काम किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके क्या अवसर हैं? कोई भी व्यक्ति विश्लेषणात्मक खाद्य प्रयोगशाला, खाद्य सुरक्षा परामर्श केंद्र और खाद्य सुरक्षा तथा स्वच्छता शिक्षा के माध्यम से उद्यमशीलता की विधियां प्रारंभ कर सकता है। ये जो टाइम टाइम पे इस पूरी चेन के ऊपर रिसर्च की जाती है, एनालिसिस किया जाता है और इसका जो इंस्पेक्शन किया जाता है, इसके लिए लैब्स बनी हुई होती हैं, उसके बारे में उसमें काम किया जा सकता है। और भोजन की सुरक्षा को लेके जो एजेंसीज हैं उसमें काम किया जा सकता है। और हाइजीन को लेके कि फूड हाइजीन का ध्यान रखते हुए किस प्रकार से अपना स्वयं का काम किया जा सकता है, स्वरोजगार की स्थापना की जा सकती है इस क्षेत्र के अंदर।
नियामक और स्वास्थ्य एजेंसियां दोनों के विभिन्न स्तरों पर नियुक्तियों के अवसर उभर कर आ रहे हैं। अब बहुत सारी हेल्थ एजेंसीज भी हैं जो कि बहुत सारे लोगों को इसमें जॉब देती हैं कि ये पूरे सारे सिस्टम को समझें और किस प्रकार से ये इसमें हेल्थ एजेंसियों में भी काम किया जा सकता है। गृह विज्ञान पाठ्यचर्चा यानी कि जो होम साइंस का जो करिकुलम है, विशेषकर खाद्य विज्ञान और पोषण, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के विषय क्षेत्र में एकीकृत पहुंच, सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार के लिए ज्ञान देती है। अब जो होम साइंस का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसमें विशेषकर जो फूड साइंस है और न्यूट्रिशन है, उसमें इस विषय के ऊपर पढ़ाया जाता है और ज्ञान दिया जाता है। यह पाठ्यक्रम खाद्य सुरक्षा खतरों को समझने और उसके प्रबंधन के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के योग्य बनाती है। अब इस पाठ्यक्रम के दौरान यह बताया जाता है कि खाद्य सुरक्षा खतरों को समझने के लिए कि जो फूड सेफ्टी हैजार्ड्स हैं उनको समझने के लिए और उसके मैनेजमेंट के लिए कौन से स्किल डेवलपमेंट्स किए जाएं, इसके बारे में बताती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमने अपने सेकेंड यूनिट का 6th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बहुत सारे बातों को समझा, जाना और नया ज्ञान प्राप्त किया। अब आप इसे पढ़ें और इसके नोट्स बनाएं, क्वेश्चन आंसर करें और इसे याद करें और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।